गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जैव विकास। ठीक है, तो जैव विकास का अगर हम सरलतम से परिभाषा देखें तो क्या होगा, एक सरल जीव में नियमित परिवर्तन होते होते वो एक जटिल जीव बन गया, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम जैव विकास। और इसी को हम सुनियोजित परिभाषा के रूप में देखें तो क्या बोलेंगे, निम्न स्तरीय जीव में क्रमिक परिवर्तन से हुए विकास से जो नई जाति की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं क्या, जैव विकास। ठीक है, किसको कहते हैं, निम्न स्तरीय जीव में क्रमिक परिवर्तन से हुए विकास से जो नई जाति की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जैव विकास। तो इस जैव विकास के संबंध में विभिन्न समयों में विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना अपना मत दिया है। तो उसमें पहले आते हैं लैमार्क। ठीक है, तो लैमार्क ने जो कुछ सिद्धांत दिए हैं उसकी हम विशेषता देखेंगे। ठीक है, फिर उसका आलोचना जो लोगों ने किया उसको देखेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम निम्न स्तरीय जीव में क्रमिक परिवर्तन से हुए विकास से जो नई जाति की उत्पत्ति हुई है, उसे ही जैव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, लैमार्कवाद देखते हैं। ठीक है, लैमार्कवाद। ठीक, तो लैमार्कवाद थे उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन अपने बुक फिलोसफिक जूलॉजी में किया था। किसमें किया था, फिलोसफिक जूलॉजी में, जो उनकी पुस्तक थी उसमें इन्होंने अपने सिद्धांतों का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। तो इनकी सिद्धांतों की कुछ विशेषता थी। इनकी सिद्धांतों की विशेषता क्या क्या थी कि वातावरण का, जीवधारी पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक, अनुकूलन की प्रवृत्ति, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। ठीक, चौथा क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये चार क्या थे, इनकी लैमार्कवाद की विशेषता थी। तो लैमार्क ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन अपने पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजी में 1809 में किया था। ठीक है, इसमें किया था, इनके बुक का नाम याद रखना, पुस्तक है फिलोसफिक जूलॉजी, 1809 में किया था। ठीक है, अब इनका जो विशेषता है वो देखते हैं, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा क्या है, अनुकूलन की प्रवृत्ति।
ठीक है। तीसरा है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, ये क्या है, इनके 4 विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस उदाहरण को कैसे समझेंगे कि जो जिराफ है वो पहले इनका हाइट क्या था, इतना बड़ा नहीं था, ये नॉर्मल हाइट के थे और जो मैदान में घास थे उसी को खाते थे। लेकिन वातावरण में परिवर्तन आया, क्या हुआ, वातावरण हो गया शुष्क, तो जितने भी घास थे वो हो गए क्या, सूख गए। तो उनको अपने भोजन के लिए बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। तो क्या करते थे, अपने आगे के पैर को ऐसे उठा के, ऐसे कूद के उठा के और अपने गर्दन को ऊपर करके जो लंबे लंबे पेड़ है उनके तक पहुंच के उनके पत्ती को खाते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना पैर और अपने गर्दन का उपयोग ज़्यादा किया, जिससे क्या हुआ, इनके पैर क्या हो गए, बड़े हो गए, लंबे हो गए और इनके गर्दन भी लंबे हो गए। यही कहना चाह रहा है कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, मतलब वातावरण में परिवर्तन होने से इनकी संरचना, यानी कि इनकी जो रचना है इनके हाथ पैर की, उस पर और इनके स्वभाव पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वातावरण में परिवर्तन होने से इनकी रचना और इनके स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। इसको हम जिराफ के उदाहरण से समझ गए कि क्या हुआ, जब वातावरण शुष्क हुआ, घास पूरे खत्म हो गए, लंबे पेड़ के ऊपर निर्भर हुए, तो अपना आगे का पैर और गर्दन का यूज ज़्यादा किए, जिससे इनकी हाइट क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, जिससे इनकी हाइट बढ़ गई। अब क्या बोल रहे हैं, यहीं पर बोला है अंगों का उपयोग और अनुपयोग, मतलब इन्होंने अपने सामने के पैर और गर्दन का यूज ज़्यादा किया, जिससे इनका विकास ज़्यादा हुआ। सामने के पैर पीछे के पैर की अपेक्षा क्या हो गए, ज़्यादा लंबे हुए और गर्दन भी क्या हो गए, लंबे हो गए। ये अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग यही बता रहा है कि जिस अंगों का उपयोग हम ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा विकसित होंगे, जो जिसका उपयोग हम कम करेंगे वो क्या होंगे, कम विकसित होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुकूलन की प्रवृत्ति। मतलब क्या कहा जाए कि जो प्राकृतिक में जो परिवर्तन आते हैं उसके अनुसार अगर जो जीव ढल जाएगा वही क्या होगा, मतलब वही इसमें क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, वही जीवित रहेगा। मतलब कि देखो, घास सूखने के बाद अगर वो क्या कहा जाए, प्रकृति के अनुसार नहीं ढलते, लंबे पेड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश नहीं करते, तो सारे जिराफ क्या होते, मर जाते ना। अगर वो अपना आगे पैर उठा के ऐसे मतलब इस वातावरण में ऊंचे पेड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, कोशिश किए तभी तो इस वातावरण में ढल गए, और उनका कोशिश का परिणाम क्या हुआ, उनका हाइट बढ़ गया और उनके क्या हुआ, वो आसानी से कहाँ तक पहुँच पाए, पेड़ तक। वही बोल रहा है कि अनुकूलन की प्रवृत्ति, मतलब जिराफ ने उस प्राकृतिक वातावरण में जो परिवर्तन आया उसके प्रति उन्होंने क्या किया, अपने आप को ढाला, उसके अनुकूल हुए, तब जाके वो क्या हुए, प्राकृतिक में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, अनुकूलन की प्रवृत्ति। जो वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेगा वही कैसे हुआ, वही यहाँ क्या कहेगा, जिंदा रहेगा, ऐसा है। और ये क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी बोल देंगे। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी ये कहा, मतलब इनका कहने का मतलब है कि देखो, जो छोटे हाइट के जो जिराफ थे वो तो कूद कूद के गर्दन ऊपर करके अपना हाइट क्या कर लिए, बड़ा कर लिए। लेकिन उसके बाद बोल रहे हैं कि जो इन जिराफ का बच्चा होगा वो ऑलरेडी लंबा ही होगा, मतलब उसका हाइट अपने से ही उतना ही लंबा होगा, उनको ऐसा कूदने फांदने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इनकी माता पिता की हाइट क्या है, लंबी है, तो आनुवांशिक रूप से इनमें ट्रांसफर होगा। ये उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी का कहने का मतलब ये था। ठीक है, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई। फिर कैसे आलोचना हुई, जैसे क्या बोला जा रहा है कि जैसे जिराफ
जो जिराफ है वो लंबे लंबे हैं, तो उनके बच्चे भी अब लंबे लंबे ही होंगे, क्योंकि ये क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागत की है। तो इसको क्या, कैसे इसको नकारा गया, 1 मिनट वीडियो चल रहा है कि नहीं चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, इस बात को कैसा नकारा गया कि देखो, जैसे कि पहलवान है, जैसे कि जिराफ ने अभ्यास कर करके अपने हाइट बढ़ा लिया, वैसे ही पहलवान भी अभ्यास कर करके अपने पेशियों को, अपने मसल्स को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो जरूरी नहीं है जो उसका बच्चा पैदा होगा वो भी बड़ा होकर उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, ये तर्क दिया गया क्या, इसकी आलोचना के लिए। ठीक, अब दूसरा क्या बोला गया, दूसरा बोला गया कि जैसे कोई सैनिक है, वो युद्ध में घायल हो गया, उसका कोई हाथ वाथ कट गया, तो क्या उसका जो बच्चा होगा कि उसका भी हाथ कटा रहेगा क्या, क्योंकि ये तो जैसे हाइट बढ़ जा रहा है, क्योंकि इसके माता पिता का हाइट बढ़ा है, वैसे ही उसका हाथ कटा है, तो बच्चे का भी हाथ कटना चाहिए। और जैसे कि क्या कहा जाए कि कान छेदने की प्रथा कितनी ही पुरानी है। ठीक है, तो क्या जो माँ का कान छेदा हुआ है, तो क्या बच्चा होगा उसका भी कान छेदा हुआ पैदा होगा। ये सब क्या था, इसके आलोचना में ये आया था। जैसे माता पिता अंधे हैं तो बच्चा भी क्या अंधा पैदा होगा। ये तर्क देकर इनकी जो सिद्धांत है उसकी आलोचना किया गया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डार्विन का। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, फिर हम देखेंगे डार्विन के लिए। ठीक है, तो डार्विन जो थे उन्होंने 5 वर्ष तक पूरे विश्व का भ्रमण किया था। ठीक है, जो डार्विन थे उन्होंने वो 5 वर्ष तक बीगल नामक जहाज में पूरे विश्व का भ्रमण किया था। ये जहाज जो था वो जीवों का संरक्षण करने वाला था, मतलब भिन्न भिन्न प्रजाति के लिए ये सर्वेक्षण कर रहा था। कौन, ये बीगल नामक जहाज, जिसमें डार्विन गए थे और कई द्वीपों में गए, कई मतलब पूरे विश्व में गए और समुद्र में कई द्वीपों में गए, जहाँ से उन्होंने कई पत्थर, जीवाश्म, जीवों के अवशेष ये लेके आया और उनका अध्ययन किया। ठीक है, और इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, प्राकृतिक वर्णवाद। ठीक, और इनकी पुस्तक है ओरिजिन स्पीसीज बाय नेचर सेलेक्शन। ठीक है, उसमें इन्होंने इस प्राकृतिक वर्णवाद का व्याख्या किया है। ठीक है, तो अब हम डार्विनवाद को देख लेते हैं। डार्विनवाद, ठीक, तो ये 1831 में बीगल नामक जहाज से 5 वर्ष तक क्या किए, विश्व का भ्रमण, विश्व का क्या किए, ये भ्रमण किए। फिर 1859 में इन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया। प्राकृतिक वर्णवाद का क्या दिया, सिद्धांत दिया। ठीक है, अब इनका सिद्धांत की विशेषता देखते हैं क्या क्या थी। सिद्धांत की विशेषता, ठीक है, सिद्धांतों की विशेषता देखते हैं। पहला क्या है, सभी जीवों में संतानोत्पत्ति की पर्याप्त
पर्याप्त क्षमता होती है, पर्याप्त क्षमता होती है, पर्याप्त क्षमता होती है। दूसरा क्या बताया इन्होंने, दूसरा बताया प्राकृतिक प्राकृतिक की अनुकूलता, जो लेमर्कवाद था उसमें क्या था, अनुकूलन की प्रवृत्ति था। अगर मैंने गलती से प्राकृतिक की अनुकूलता लिखवा दिया हो तो उसको काट के क्या करना, अनुकूलन की प्रवृत्ति कर लेना, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, तीसरा था जीवन संघर्ष। क्या था, जीवन संघर्ष, ठीक है। तो ये पहला जीवन संघर्ष 3 प्रकार का था, क्या, सजातीय, दूसरा था अंतरजातीय, था, और तीसरा था पर्यावरणीय था। पर्यावरणीय, ये 3 प्रकार के संघर्ष थे, ठीक है। चौथा में क्या था, विभिन्नता था। पांचवा क्या था, योग्यतम की उत्तर जीविता, ठीक, योग्यतम की उत्तर जीविता, ये पांचवा है। और एक और है, नई जाति की उत्पत्ति, छठवां, नई जाति की उत्पत्ति, ठीक है, नई जाति की उत्पत्ति। ये 6 क्या है, डार्विन का सिद्धांतों की विशेषता है, कौन, ये 6, ठीक। तो चेक करना पड़ता है कि जो मैं लिखी हूँ वो साइज ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो 3 वीडियो डाली मैं वो उसमें बहुत छोटा छोटा लिख दी थी तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है। इसलिए चेक करने गई थी कि जो मैं लिखी हूँ बोर्ड में ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है, 6 विशेषता है इसकी, डार्विन की, ठीक है। क्या है, सभी जीवों में संतान उत्पत्ति की पर्याप्त क्षमता होती है। इस पॉइंट को समझाने के लिए इन्होंने उदाहरण में क्या बताया है कि जो समुद्री सीप होते हैं वो 6 करोड़ अंडे देता है, ठीक है। एक वर्ष में 6 करोड़ अंडे देता है, कौन, जो समुद्री सीप होता है वो। और एक क्या है, एस्केरिस मादा, वो क्या है, वो एक साल में 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती है। क्या है, एस्केरिस मादा जो है वो 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती है, क्या, एक वर्ष में, ठीक है। चौलाई भाजी 20 लाख बीज उत्पन्न होते हैं चौलाई भाजी से, ठीक है। चौलाई भाजी से कितने, 20 लाख जो बीज है वो उत्पन्न होते हैं। ये उदाहरण देकर उन्होंने ये बताया कि सभी जीवों में संतानोत्पत्ति की पर्याप्त क्षमता होती है। प्रकृति की अनुकूलता, देखो प्राकृतिक में जो निरंतर है क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। प्राकृतिक में जो निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और उसी के अनुरूप जो अपने आप को ढाल लेता है वही क्या होता है, प्राकृतिक के उसी मतलब अगर जो अपने आप को प्राकृतिक के अनुरूप ढाल लिया वही क्या रहेगा, जीवित रहेगा। और जो प्राकृतिक के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाया वो क्या रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो हर जीव अपने वातावरण में क्या रहता है, अपने वातावरण में अनुकूल महसूस, अपने वातावरण के अनुकूल रहता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, जीवन संघर्ष देखते हैं। देखो जीवन संघर्ष क्या होता है, सजाति, अंतरजाति और पर्यावरण। सजाति मतलब जो सामान्य जीवों में होता है ना, समान प्रकार के जीवों में जो संघर्ष होगा वो क्या होगा, सजातीय संघर्ष होगा। जैसे कि और ये संघर्ष क्या होगा, बहुत जटिल होगा, ठीक है। ये वाला जो संघर्ष होगा वो बहुत जटिल होगा क्योंकि सभी की आवश्यकताएं समान होगी, सभी लोगों की आवश्यकता समान होगी। जैसे कि हम सब मानव हैं, हम सभी को क्या चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत जटिल संघर्ष है, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं।
अंतर जाति मतलब विभिन्न प्रकार के जातियों के बीच, मतलब पृथ्वी में बहुत सारी जाति है, पेड़ हैं, पौधे हैं, हम हैं, ठीक है। और इसके उदाहरण हम जीवाणु और विषाणु और हम इंसान। अभी देखें कोरोना क्या था, विषाणु था, कितना तहलका मचाया था, ठीक है। इस संघर्ष, ये यही क्या है, अंतर्जातीय संघर्ष। पर्यावरणीय संघर्ष में क्या होगा, कभी सूखा होगा, कभी बाढ़ आएगा, कभी भूकंप, ये सब क्या है, पर्यावरणीय संघर्ष हुए, ठीक है। अब योग्यतम की उत्तरजीविता, वही है क्या है, प्राकृतिक की अनुकूलता। जो अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेगा वही क्या रहेगा, जीवित रहेगा। जो प्रकृति के अनुकूल है, अनुकूल रहेगा, वही क्या रहेगा, जीवित रह सकता है। और योग्यतम की उत्तरजीविता इसी से संबंधित है, मतलब जो इस परिवर्तन को झेलने के लिए सबसे ज़्यादा योग्य है, सबसे ज़्यादा सक्षम है, और निरंतर परिवर्तन हो रहे मतलब वातावरण में जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है उसके अनुरूप अपने आप को निरंतर बदलते रहेगा, वही क्या कहलाएगा, योग्यतम की उत्तरजीविता कहलाएगा। वही क्या होगा, इस प्राकृतिक में सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। यही क्या है, योग्यतम की उत्तरजीविता। जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है उसमें अपने आप को लगातार बदलते रहेगा, और क्या उसमें क्या कहे जाए, बहुत सारी लाभकारी विभिन्नताएं हो, वो क्या होगा, इस प्राकृतिक में रह पाएगा। वही उसे यही बोलते हैं योग्यता की उत्तरजीविता, मतलब जो योग्य है वही जीवित रहेगा, ठीक। फिर ये नई जाति की उत्पत्ति, ठीक है। देखो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विभिन्नताएं होती है वो ट्रांसफर होती जाती है, और यही विभिन्नताएं आगे चलकर इतनी मतलब क्या हो जाए, प्रबल हो जाती है कि अपनी जो मूल प्रजाति होती है उससे बिल्कुल ही विभिन्न क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और एक नई जाति का उत्पत्ति हो जाता है। इसी को कहते हैं नई जाति की उत्पत्ति। मतलब जो छोटे छोटे परिवर्तन हैं वो आगे चलकर इतने प्रबल हो जाते हैं कि अपने मूल जो जाति है उससे ही अलग हो जाते हैं, उससे ही अलग लक्षण वाले, अलग आकार वाले हो जाते हैं, जिससे नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो ये क्या हुआ, डार्विनवाद का ये विशेषता हो गया। अब इसकी जो आलोचना हुए हैं उसको देखते हैं। तो जो इसकी आलोचना हुआ है, इसमें आलोचना में क्या बोला जा रहा है कि जो डार्विन है ना, उन्होंने दैहिक कोशिका और जो जनन कोशिका है उसमें जो विभिन्नता है, जो अंतर है, उसकी व्याख्या नहीं किया है। और इसके अनुसार क्या बोला है वो, कि ये विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत की होती है। क्या बोल दिया है, डार्विन ने दैहिक क्या होता है, कोशिकाएं, और जो जनन कोशिकाएं होते हैं उसके अंतर को व्याख्या नहीं किया, और क्या बोल दिया कि इसके अनुसार दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत की होते हैं, ये बोल दिया। ये इसकी व्याख्या करने में, दोनों के अंतर में व्याख्या करने में असमर्थ है, ठीक। और दूसरा क्या है, डार्विन ने उत्परिवर्तन के बारे में प्रकाश ही नहीं डाला। मतलब जीन में परिवर्तन होते हैं जो आकस्मिक परिवर्तन होता है, जीन में परिवर्तन होते हैं जो आकस्मिक उत्परिवर्तन होता है, उसको बारे में जो डार्विन है उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और जो संयोजक जीव है उसके विलुप्तता के बारे में भी कुछ नहीं बताया, किसने, डार्विन ने, ठीक। और डार्विन जो संकरण के मिश्रण होने के बाद भी उस संकरण में जो पैतृक गुण का प्रभाव होता है वो कम नहीं होता है। और ये क्यों कम नहीं होता, इसके बारे में भी जो डार्विन है वो नहीं बता पाए। क्या बोल रहे जा रहे हैं, जैसे कि हम दो चीज को क्या करते हैं, संकरण करते हैं। मान लो मुनगा का पेड़ हो गया, मुनगा और कुछ और लौकी, इनका हम क्या किए, क्रॉस करवाए, ठीक है। तो इनके जो गुण होंगे ना, इनके मिश्रण होने के बाद इनके जो पैतृक गुण होंगे, जो मुनगा और लौकी का, तो इनके जो गुणों में, इनके जो पैतृक गुण होंगे ना, वो उसमें कमी नहीं देखी जाती है। तो ये कमी क्यों नहीं आती है, इन दोनों में क्रॉस करवाए तो एक नया गुण निकलना चाहिए, तो वो क्या होता है, नहीं, इनके लक्षण इसमें भी दिखते हैं, इनके पैतृक गुण इसमें भी दिखते हैं। तो इसकी व्याख्या करने के लिए संकरण कराने के बाद भी सम्मिश्रण में पैतृक गुणों का प्रभाव कम क्यों नहीं होता, इसका व्याख्या भी नहीं कर पाए, कौन, डार्विन, ठीक। संयोजक जीव जंतु के जो विलुप्त हो रहे हैं उसके बारे में भी ये क्या किए, नहीं बता पाए। अवशेषी अंगों के बारे में नहीं बताया, जबकि यह जैव विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, कौन, अवशेषी अंग, ठीक। ये हो गया। और क्या बताए हैं, और क्या इनकी आलोचना है,
अच्छा हाँ, डार्विनवाद ने क्या किया, छोटे छोटे परिवर्तन जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है और यह परिवर्तन बाद में इतना प्रबल हो जाता है, इसका प्रभाव इतना विशिष्ट हो जाता है कि यह जीवों के लिए हानिकारक भी होता है। इसके बारे में भी डार्विन ने कुछ नहीं बताया था, जैसे हिरन का सिर बड़ा, हिरन का जो सींग है वो बड़ा हो जाना। ठीक, तो ये डार्विनवाद की क्या थी, आलोचना थी। तो डार्विनवाद हो गया। अब हम देखते हैं उत्परिवर्तन को। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लिए, नहीं तो फिर मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं उत्परिवर्तन। क्या देख रहे हैं, उत्परिवर्तन। तो इसे किसने दिया, इसे देने वाले हैं ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के बारे में बताया। इन्होंने पहले इसे सबसे पहले किस में देखा, तो डी ब्रिज ने इसे सबसे पहले देखा था इवनिंग संध्या प्रीम रोज, इवनिंग संध्या प्रीम रोज में इसने सबसे पहले उत्परिवर्तन देखा था, किसने, डी ब्रिज ने। ठीक, इन्होंने क्या देखा कि जो 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 क्या कहा जाए, प्रीमर रोज है ना, प्रीमर रोज, उससे जो पौधा उत्पन्न हुआ वो अपने जनक पौधे से बिल्कुल ही अलग है। ये क्या देखा इन्होंने, यही जो बिल्कुल अलग होना है ना, वही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो नया नया प्रजाति बनता है वो क्या बनता है, मतलब कई पीढ़ी लग जाती है नई प्रजातियां बनने के लिए। लेकिन इसमें देखा कि इन्होंने आज ये पौधा लगाया और आज ही इसका पूरा गुण सब चीज क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, मतलब अपने जनक से पूरा अलग ही हो गया वो। इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। ठीक है, जीन में परिवर्तन के कारण जो आकस्मिक परिवर्तन होता है उसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं, या बोल सकते हैं जीवों में आकस्मिक परिवर्तन को, जीवों में आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे सबसे पहले किसने बताया, 1901 में ह्यूगो डी ब्रिज ने 1901 में ह्यूगो डी ब्रिज ने इसे इवनिंग संध्या प्रिमरोज नामक पौधे में देखा। ठीक, इससे बनने वाले पौधे अपने जनक पौधे से बिल्कुल ही क्या थे, अलग थे, बिल्कुल ही क्या थे, अलग थे। ठीक, तो ये बिल्कुल ही अलग थे, तो ये परिवर्तन बहुत जल्दी हो गया, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, उत्परिवर्तन, जो एकदम सडनली हो जाए। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन के और क्या क्या विशेषता होती है उसको हम देखेंगे। आप इतनी का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है,
देखो, उत्परिवर्तन एक या एक साथ कई अंगों में हो सकता है। उत्परिवर्तन एक या एक साथ कई अंगों में हो सकता है। इसका समय निर्धारित नहीं रहता। ठीक, उत्परिवर्तन एक साथ कई अंगों में हो सकता है। इसका समय निर्धारित नहीं होता, मतलब अनिश्चित होता है। यह लाभदायी या हानिकारक दोनों हो सकता है। ठीक, उत्परिवर्तन के फलस्वरूप नई जाति के उत्परिवर्तन के फलस्वरूप कई नई जाति की उत्पत्ति होती है। कई नई जाति की उत्पत्ति होती है। कई नई जाति की उत्पत्ति होती है। जिस जाति में उत्परिवर्तन पहले होता है उसको उत्परिवर्तक कहते हैं। ठीक है, जिस जाति में उत्परिवर्तन पहले होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे उत्परिवर्तक कहते हैं। जिस जाति में उत्परिवर्तन पहले होता है उसे उत्परिवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तक। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसको उत्परिवर्तक कहते हैं। और वही सबसे शुद्ध नस्ल वाला होता है। वही क्या होता है? सबसे शुद्ध नस्ल वाला होता है। उत्परिवर्तक। ठीक है, उत्परिवर्तक कहते हैं उसको। उत्परिवर्तक नहीं, उत्परिवर्तक कहते हैं। और जिसमें सबसे पहले उत्परिवर्तक होता है, जिसमें सबसे पहले उत्परिवर्तन होता है वह उत्परिवर्तक। वही लाइन में फिर से लिखिए, जिस जाति में उत्परिवर्तक पहले होता है उसे उत्परिवर्तक कहते हैं। ठीक, उत्परिवर्तन पहले होता है उसे उत्परिवर्तक कहते हैं। और यही सबसे शुद्ध नस्ल होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? यही सबसे शुद्ध नस्ल होता है। शुद्ध नस्ल होता है। यही सबसे शुद्ध नस्ल होता है। शुद्ध नस्ल होता है। और यहाँ पर
ये लिख लो, उत्परिवर्तन प्राकृतिक होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है? प्राकृतिक होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है? प्राकृतिक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उत्परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं, वो हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में भी लोग आलोचना तो करेंगे, तो इसकी आलोचना में क्या था देखते हैं। ठीक है, तो इसकी आलोचना ये है कि इवनिंग प्रिमरोज एक अस्थायी प्रजाति है। इवनिंग प्रिमरोज जो है एक अस्थायी प्रजाति है। डिब्रिज ने जिन नई प्राथमिक जातियों का वर्णन किया उनमें 5 औन्नतिशील तथा अस्थायी थे। मतलब जो इवनिंग प्रिम जो प्रजाति है वो एक अस्थायी प्रजाति है। ठीक है, और जो डिब्रिज ने जिन नई प्राथमिक जातियों का वर्णन किया उसमें से 5 क्या थे? औन्नतिशील थे। क्या थे? औन्नतिशील थे तथा अस्थायी थे। औन्नतिशील थे और अस्थायी थे, मतलब ये औन्नतिशील और ये अस्थायीपन किसके कारण हुआ था? इनमें गुणसूत्रों का असमान वितरण था। इन सभी में जो गुणसूत्र है वो क्या था? असमान रूप से वितरित था। जैसे कि किसी में 12, किसी में 14, किसी में 28, इस प्रकार से थे। इसलिए कहा जा रहा है कि डी ब्रिज ने जिन नई प्रजातियों का वर्णन किया उनमें 5 क्या थे? औन्नतशील थे। क्या थे? औन्नतशील थे और अस्थायी थे। फिर दूसरा देखते हैं, उत्परिवर्तन सामान्यतः हानिकारक होता है। क्या बोल रहे हैं? उत्परिवर्तन सामान्यतः हानिकारक होता है। इससे क्या होता है? इससे जीवों की विलुप्त होने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि जो जीव होते हैं अपने प्राकृतिक के अनुकूलित रहते हैं, अपने प्राकृतिक रूप में ढले होते हैं। लेकिन जब अचानक परिवर्तन होता है तो वह अपने प्राकृतिक से क्या हो जाते हैं? असहज महसूस करने लगते हैं और इनकी विलुप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या है? प्राकृतिक में संयोजक जातियां पाई जाती है। इससे जैव विकास का एक स्पष्ट क्रम दिखाई देता है। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो जैव विकास है वो उत्परिवर्तन का परिणाम है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि प्राकृतिक में संयोजक जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, संयोजक जातियां पाई जाती हैं, मतलब पादप और मनुष्य के बीच संयोजक का काम कौन करता है? पादप और मनुष्य के बीच संयोजक का काम करता है युगलीना। तो वही बोल रहे हैं प्राकृतिक में संयोजक जातियां पाई जाती है। मतलब क्या है? जो परिवर्तन हो रहा है वो क्रम वाइज हो रहा है, तभी तो दोनों के बीच को जोड़ करने वाला हमको जीव मिला है। ठीक है, संयोजक जाति पाई जाती है। इससे जैव विकास का एक स्पष्ट क्रम दिखाई देता है। संयोजक जाति दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है? जैव विकास का एक स्पष्ट क्रम दिखाई देता है। लेकिन उत्परिवर्तन में कोई क्या होता है? क्रम नहीं रहता, वो अचानक होता है, कहीं से कहीं, कहीं का कहीं होता है। ठीक है, और कोई निश्चित समय कुछ नहीं होता है। लेकिन संयोजक जीव होते हैं, मतलब इसका एक क्रमिक विकास है। इसलिए जैव विकास को स्पष्ट रूप से कौन समझा सकता है? जैव रूप को स्पष्ट रूप से हम उत्परिवर्तन से नहीं समझ सकते हैं। ये क्या है? सब इसकी आलोचना है। तो ये इतना हो गया। क्या क्या देखे हैं आज हम लोग? जैव विकास देखे, लैमार्कवाद देखे, डार्विनवाद देखे, उत्परिवर्तन देखे, तीनों की आलोचना देखे। पहले क्या देखे? सबके सिद्धांत, फिर आलोचना देखे। ठीक है, तो ये क्लास आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।